innovation or the foundation pillar in 2025 and 26. So the topic for the innovation is atom and its structure. The topics to be covered are what is atom, who discovered atom, the Dalton's atomic theory and laws of chemical combinations. People should give models for the structure of atom, discovery of subatomic particles, differentiation between subatomic particles, balancing and balanced electrons. So first of all, we'll learn about what is atom. Atoms are the basic particles of the chemical elements and the fundamental building block of atom. Atoms का सिंपल मतलब होता है कि एक एलिमेंट का फंडामेंटल मैटर जो कौन सी चीज से बना हुआ वो सिंपल सबसे छोटी चीज एक एलिमेंट की एटम होती है. दे कंटेन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. एटम्स के नॉर्मली तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स. एक नॉर्मल एटम की साइज 1 मीटर मतलब 10⁻⁹ नैनोमीटर होती है. एटम्स आर सो स्मॉल इन साइज दैट द रेडियस जो एटम्स का जो रेडियस आता है वो नैनोमीटर से एक्सप्रेस किया जाता है. हाँ आप देखेंगे एटम को किसने डिस्कवर किया था. द कॉन्सेप्ट ऑफ द एटम वाज प्रपोज्ड बाय एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस. जो डेमोक्रिटस नाम का बंदा था उसने 400 बिफोर क्राइस्ट एरा के पहले उसने एटम को डिस्कवर किया था. और हमारे इंडिया में जो महर्षि कन्नड़ थे वो एक स्वीट बॉल मतलब लड्डू खाते खाते जब चल रहे थे तब उनके दिमाग में ख्याल आया कि वो एटम को डिवाइड कर सकते हैं. मतलब वो और उन्होंने जो आचार्य कन्नड़ थे ऑफ एंशिएंट इंडिया अणु नाम की चीज बताई थी. और परमाणु मतलब एटम और अणु मतलब एटम. बट परमाणु बहुत सारे एटम्स का कलेक्शन है और ये इंडिस्ट्रक्टेबल यूनिट्स थे. वो आचार्य कन्नड़ हमारे एंशिएंट इंडिया के फिलोसोफर थे और उन्होंने बताया कि अगर हम पदार्थ को मतलब मैटर को डिवाइड करते जाए तो हमें सबसे छोटा पदार्थ परमाणु मिलेगा. लेटेस्ट साइंटिस्ट लाइक जॉन डाल्टन. अब देखो जॉन डाल्टन आया उसने एटम के जो कॉन्सेप्ट है उसको फॉर्मुलाइज और अच्छे से डेवलप किया. ऑल्सो अब बहुत सारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम को कैलकुलेट किया मतलब बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया. ये चार साइंटिस्ट के नाम जे थॉमसन जिसने ये जे थॉमसन हमने सुदरफोर्ड और नील्स बोर ने स्ट्रक्चर मॉडल ऑफ एटम के लिए स्ट्रक्चर्स दिए और गोल्डस्टाइन और चैडविक ने सबएटॉमिक पार्टिकल्स को ढूंढा. और देखते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. जो जॉन डाल्टन थे वो 1766 में पैदा हुए और 1844 में मर गए. वो एक ब्रिटिश केमिस्ट थे और फिजिसिस्ट थे और ये लोग बहुत अच्छे मीटियोलॉजिस्ट थे. उन्होंने एक मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के लिए बहुत सारे पोस्टुलेट्स दिए थे. इन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए. ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट कंपाउंड और मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स. जो इन्होंने बताया कि कौन से भी ब्लॉक्स ऑफ मैटर हो वो छोटे एटम्स से बने हुए हैं. उन्होंने बताया कि एटम्स इनडिविजिबल पार्टिकल्स है, वो ना ही क्रिएट हो सकते ना ही डिस्ट्रॉय हो सकते. एक दो एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट के पास सेम मास और सेम एटॉमिक नंबर. अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स और सेम प्रॉपर्टीज शो नहीं करते. वो अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज और एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर अलग अलग होते हैं. उन्होंने बताया कि बहुत सारे एलिमेंट्स के डिफरेंट एटम्स होल नंबर में कंबाइन होते हैं और उनका जो रेशियो होता है वो मतलब होल होता है. दो अब उन्होंने बताया कि रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड. उन्होंने बताया कि एटम्स मतलब रिलेटिव होता है और मतलब एक कंपाउंड में एटम्स फिक्स्ड रेशियो में होते हैं. देखो ये हम देखेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में जो वाटर का वो H2O होता है. जो ऑक्सीजन का मास होता है वो 16 यूनिट्स होता है और हाइड्रोजन का 2 यूनिट्स होता है. तो हम अगर दोनों का रेशियो निकालते तो 1:8 आएगा. तो हम देखते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. जब भी कौन से एलिमेंट्स मतलब एक साथ मिलते हैं कंबाइन होते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं. बट वो कुछ रूल्स फॉलो करते हैं जैसे कि उनको हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बोलते हैं. ये दो प्रकार के होते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और कांस्टेंट प्रोपोर्शन. जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो बताता है कि अगर दो एलिमेंट कंबाइन कर रहे तो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट और जो बना हुआ है उन दोनों का मास सेम रहेगा. मतलब इसमें नॉर्मली ये है कि जो एनर्जी होती है केमिकल रिएक्शन में वो ना ही बनाई जा सकती है ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. वो बस एक चीज से दूसरी चीज में ट्रांसफॉर्म हो सकती है. इन अदर वर्ड्स इन केमिकल रिएक्शन
टोटल मास ऑफ रिएक्टर, जो जिस चीज को कंबाइन कर रहे हैं और उसको रिएक्टर बोलते हैं, वो टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टर। मतलब समझो हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिक्स कर रहे हैं तो जो बनेगा वो H2O बनेगा, वो भी फिक्स्ड रेशियो में होगा, उसमें ना ही कोई चीज बनेगी और डिस्ट्रॉय होगी। ये जो कंजर्वेशन ऑफ मास था ये एंटोनी लवाइजर ने दिया था, और जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन का जो लॉ है वो जोसेफ क्राउच ने दिया था। ये लॉ इससे डील करता है कि elements in a compound and states that in a chemical substance the elements are always present in definite proportion by mass। अब देखिए ये जो इक्वेशन है ये अमोनिया का है, इसमें दो नाइट्रोजन होते हैं और दो नाइट्रोजन और दो हाइड्रोजन होते हैं जो कि कंबाइन होकर अमोनिया बनाते हैं, मतलब ये फिक्स्ड रेशियो में होगा। अब हम देखेंगे कि बहुत जो हमने पहले पढ़ा था जे थॉमसन, नील्स बोर और उनके क्या क्या मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एटम थी। तो पहला जो मॉडल था वो जे थॉमसन ने बनाया था। उन्होंने मतलब एटम को ऐसा एक प्लम पुडिंग मॉडल जैसे डिस्क्राइब किया, उसमें जो करंट्स थे मतलब ड्राई फ्रूट्स वो एक इलेक्ट्रॉन जैसे थे, और पूरा प्लम पुडिंग मॉडल एक पॉजिटिव स्फीयर था, मतलब सिंपली एक पॉजिटिव स्फीयर था, उसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड थे, और जो इलेक्ट्रॉन्स का मैग्नीट्यूड है वो प्रोटॉन्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल था, इसीलिए एटम एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। अब अगला रदरफोर्ड की बात करेंगे तो उन्होंने कोल्ड फॉल पे अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्ड कर दिए थे। वो जो अल्फा पार्टिकल थे वो डबली चार्ज हीलियम आयन थे जिनका मास 4 था। उन्होंने मतलब कोल्ड फॉल ली जो कि बस 1000 एटम्स थिक थी, उन्होंने उसमें अल्फा पार्टिकल्स बॉम्बार्ड किए, तो उसमें से जो ये आया ऑब्जर्वेशंस थे वो थे जो मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स थे वो गोल्ड फॉइल से स्ट्रेट चले गए, मतलब विदाउट एनी डिफ्लेक्शन करे। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल। मतलब इससे पता चलता है कि जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो एक सेंटर से होके मतलब स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट होते, मतलब एटम के अंदर कुछ तो ऐसे सेंटर में ऐसी छोटी चीज है जो पूरा एटम का मास कंसंट्रेट करती है, और मतलब 12,000 में से एक अल्फा पार्टिकल रिबॉन्ड हो गया। मतलब अर्नस्ट रदरफोर्ड ने कहा कि एक एटम है उसके सेंटर में पूरे एटम का मास है। अब नील्स बोर ने बताया, देखो पहले अर्नस्ट रदरफोर्ड की बात करेंगे तो उसमें एक फ्लॉ था, वो एटम की स्टेबिलिटी को नहीं बता सकता बताया, क्योंकि उसने बताया कि एटम्स सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, बट अगर वो सर्कुलर पाथ से जाएंगे तो उनका एक्सेलरेशन लगेगा, और अगर एक्सेलरेशन लगा तो एक दिन मतलब थोड़ी देर बाद तो वो एनर्जी लूज कर लेंगे ना, इसलिए वो एटम के ऊपर गिर जाएंगे और एटम मतलब स्टेबल नहीं रहता। तो उसके लिए ओवरकम करने के लिए उन्होंने बताया कि एटम पॉजिटिवली एक एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, एटम के पास एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, बट वो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, जिससे जो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते। और उन्होंने जो नील्स बोर ने बताया कि वो ऑर्बिट्स मतलब शेल्स एनर्जी शेल्स में रिवॉल्व करते हैं, उनकी एनर्जी मतलब रेडिएट नहीं होती, और एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 2n² की फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। देखो डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, टोटल हमने पढ़े कि एटम्स में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो उनकी डिस्कवरी किसकी ने की? तो इलेक्ट्रॉन्स थे वो जे थॉमसन ने डिस्कवर किए। प्रोटॉन ई गोल्डस्टीन ने जो कैनन ग्रेस वाला एक्सपेरिमेंट था उन्होंने प्रोटॉन्स को डिस्कवर किया, और जेम्स शेल्डन ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। तो देखिए हम डिफरेंशिएशन देखेंगे, जो प्रोटॉन का सिंबल है वो P+ होता है, न्यूट्रॉन का सिंपली वो उसका चार्ज नहीं होता तो हम बस सिंपली प्लेन N लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन का माइनस चार्ज होने से E- होता है, प्रोटॉन का चार्ज मतलब रिलेटिव चार्ज प्लस होता है, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है तो 0 और इलेक्ट्रॉन का -1। और मास की देखेंगे तो प्रोटॉन का 1 यूनिट मास होता है, न्यूट्रॉन का -1 यूनिट होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो प्रोटॉन से 1/2000 टाइम्स छोटा होता है। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है।
पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो बात नहीं बन सकती, क्योंकि अगर बस प्रोटॉन ही रहना था तो इलेक्ट्रॉन को अगर वो अट्रैक्ट करते तो इलेक्ट्रॉन्स उनकी तरफ आ सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स होते वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब देखिए हम अब वैलेंस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको न्यूक्लियस बोलते हैं, और ए में मतलब एटॉमिक मास होते हैं, वो एवरेज एटॉमिक मास C12 आइसोटोप से हम कैलकुलेट करते हैं। वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम, मतलब एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो ये डिटरमाइन करता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मली आउटरमोस्ट शेल के आउटरमोस्ट एटम के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और अगर एटम और अगर हम वैलेंसी की बात करेंगे तो अगर एटम के पास 4 या 4 से लेस इलेक्ट्रॉन्स है तो उसकी जो वैलेंसी वो